हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव कक्षा 12वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ट्रांसफार्मर आपने नाम भी सुना होगा, इसका बहुत अधिक नाम सुना होगा आपने ट्रांसफार्मर। ये वास्तव में एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इसका जो काम है, इसकी जो वर्किंग है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि यदि एक कुंडली में हम प्रत्यावर्त बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करें तो उसके समीप से दूसरी कुंडली में जो धारा है या दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत इसी पर आधारित है। ये दो प्रकार का होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर और उच्चायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये एसी वोल्टता को कम कर देता है, और जब एसी वोल्टता को कम करेगा तो धारा की प्रबलता को बढ़ा देगा। सेकंड कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये धारा के मान को कम करता है और एसी वोल्टता को बढ़ा देता है। इसकी बनावट हम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है लैमिनेटेड क्रोड, पलटित क्रोड, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। जो पटलित क्रोड होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि आयताकार पत्तियां लेते हैं, नरम लोहे की पत्तियां लेते हैं, या वृत्ताकार भी हो सकती हैं, और उसको हम बीच वाला हिस्सा काट देते हैं और उस पर फिर हम वार्निश करते हैं, और वार्निश करके एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। फिर हम इसी लैमिनेटेड क्रोड के आमने सामने के हिस्सों पर हम कुंडलियां लपेट देते हैं। तांबे की जो इंसुलेटेड तार से बनी कुंडली होती है, लपेट देते हैं। जिस कुंडली के सिरों पर हम वोल्टा आरोपित करते हैं उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिस कुंडली के सिरों पर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब कुंडली में फेरों की संख्या के आधार पर ही ट्रांसफार्मर डिसाइड करते हैं कि कौन सा अपचायी होगा, कौन सा अच्छाई होगा। तो जो अपचायी ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या अधिक लेते हैं तथा उसका तार पतला लेते हैं, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम लेते हैं किंतु तार मोटा होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर ठीक इसके विपरीत होता है। इसके उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम लेंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक लेते हैं। तो आप ये ट्रांसफार्मर का चित्र देख रहे हैं। पतले क्रोड है, लैमिनेटेड क्रोड है, प्राइमरी कॉइल है, इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है, और सेकेंडरी कॉइल दूसरे सिरों सामने वाली भुजा पर दी गई है, जिसके सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो प्राप्त करते हैं। अपचायी उपचायी में केवल इसी से अंतर पता पड़ जाता है कि किसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है। यदि प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो अपचायी हो जाएगा, और यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो उच्चायी हो जाएगा। इसका हम सांकेतिक रूप देख लेते हैं कि अपचायी ट्रांसफार्मर उच्चायी ट्रांसफार्मर को हम संकेतों में इस प्रकार प्राप्त करते हैं। ये केवल P और S प्राइमरी और सेकेंडरी को शो कर रहा है यहाँ पर, और वो फेरों की संख्या बना अधिक या कम करने से हम उसका संकेत बदल सकते हैं। आइए हम इसकी कार्यविधि देख लेते हैं कि जब हम प्राइमरी कॉइल के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, और यह धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिससे द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। इससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब हम सिद्धांत देख लेते हैं। मान लीजिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Np एवं Ns है। P प्राइमरी कॉइल, S सेकेंडरी कॉइल। यदि प्राइमरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो होगा Ep बराबर माइनस Np d∅dt। यदि हम चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज नगण्य मान लें, या हम ये कह लें
कि प्राइमरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है वो पूरा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से ही बद्ध हो जाता है। तो इस स्थिति में जो द्वितीय कुंडलीय प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ES बराबर माइनस NS d∅dt हो जाएगा। हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो ES अपॉन EP बराबर हो जाएगा NS अपॉन NP। अब हम यदि ये मान लें कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नेग्लिजिबल हो और उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उस स्थिति में आरोपित वोल्टा VP है उसके बराबर होगा। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के सिरे खुले हों तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ES उसके सिरों के बीच वोल्टा VS के बराबर होगा। अर्थात हम EP के स्थान पर VP लिख सकते हैं और ES के स्थान पर VS। तो समीकरण 3 से हो जाएगा VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP। यदि हम प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा IP और IS मान लें तो निवेशी शक्ति जो होगी अर्थात प्राथमिक कुंडली में शक्ति जो होगी पावर VP इंटू IP, जो हम जानते हैं वोल्टेज और धारा गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं, और जो आउटपुट पावर होगा वो होगा VS इंटू IS। आदर्श स्थिति में इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होंगे तो VP इंटू IP VS इंटू IS के बराबर होगा। तो VS अपॉन VP बराबर हो जाएगा NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS। यह हम समीकरण 4 और 5 को लेंगे तो हमें संबंध प्राप्त हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण संबंध है जिससे हम VS NS और IP का तुलना कर सकते हैं। तो हम समीकरण 6 के उपयोग से देख सकते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर में VS VP से छोटा होता है, जो कि अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है अर्थात VS का मान VP से कम होगा। जब VS का मान VP से कम होगा तो NS का मान भी NP से कम होगा, और इस स्थिति में IP IS से ज़्यादा होगा या IS IP से ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। इसके विपरीत यदि VS VP से बड़ा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में तो NS NP से बड़ा होगा तो IP IS से बड़ा होगा। IP IS से बड़ा होगा तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है और धारा की प्रबलता को घटा देता है। इसे जो हमने संबंध प्राप्त किया था समीकरण 6 में, वो संबंध जो है परिणमन अनुपात के इक्वल होता है, जिसे हम R से प्लस करते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। उसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे हम R से प्लस करते हैं। जैसे NS अपॉन NP बराबर R, वो परिणमन अनुपात होगा। NS अपॉन NP है तो VS अपॉन VP होगा या IP अपॉन IS, ये तीनों भी R के बराबर प्राप्त हो जाएंगे। जो अपचाई ट्रांसफार्मर है उसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है और उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। अब हम इफिशियंसी और देख लेते हैं कि निर्गत शक्ति और निवेश शक्ति के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे हम ईटा से प्लस करते हैं, निर्गत शक्ति बटे निवेश शक्ति, और इसे हम कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसकी दक्षता 100% होती है, परंतु ऐसा संभव नहीं है, व्यवहार में संभव नहीं है, कुछ ना कुछ ऊर्जा का लॉस अवश्य होगा। तो व्यावहारिक स्थिति में ट्रांसफार्मर दक्षता 90% के आसपास होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय हो रहा है, तो ये देख लेते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, किस किस रूप में क्षय हो रहा है, हम क्या उसे रोक सकते हैं। तो आइए हम बात देखते हैं इसको कि एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय निम्न रूप में होता है। नंबर 1 सबसे पहला होता है ताम्र क्षय, कॉपर लॉस कहते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियां होती हैं वे तांबे के तारों की बनी होती हैं, उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। तो जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जूल प्रभाव के कारण कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में लॉस होता है। इसे ही हम कॉपर लॉस कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम तांबे के मोटे तारों का उपयोग करते हैं। सेकेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, चुंबकीय फ्लक्स क्षय। प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है पूरा के पूरा द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स का लॉस वायु में हो जाता है। इसे हम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं।
इसके लिए हम प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली को एक के ऊपर एक लपेट कर हम रखते हैं, जिससे क्षय थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा होता है आयरन लॉस। जब ट्रांसफार्मर की कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है, या ट्रांसफार्मर का क्रोड जो नम लोहे का बना होता है, तो जब प्राथमिक कुंडली धारा बहेगी तो क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में लॉस हो जाता है, जिसे हम आयरन लॉस कहते हैं। इसके लिए हम क्रोड को पतले बनाते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं, जिससे लॉस थोड़ा कम हो जाता है। फोर्थ नंबर है हिस्टेरेसिस लॉस, क्षैतिलहास। कि प्रत्यावर्ती धारा बहने से जो ट्रांसफार्मर की क्रोड बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, इस प्रक्रिया में भी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का लॉस होता है, जिसे हम क्षैतिलहास कहते हैं। इसको कम करने के लिए हम नर्म लोहे का क्रोड बनाते हैं। एक और लॉस होता है जिसे हम हमिंग लॉस कहते हैं। ट्रांसफार्मर में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, तो क्रोड कंपन करने लगता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का कुछ थोड़ा सा भाग साउंड के रूप में व्यय हो जाता है। इसे हम हमिंग लॉस कहते हैं। अब हम इसके उपयोग और देख लेते हैं। एलिमिनेटर में, पावर सप्लाई में, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, मोटर इत्यादि में। वेल्डिंग कार्य करने के लिए हमें कम वोल्टा पर प्रबल धारा की आवश्यकता होती है, तो हम अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग कर लेते हैं। नाइट लैंप में भी हमें कम वोल्टा पर प्रबल धारा की आवश्यकता होती है, तो हमें अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसके साथ विद्युत ऊर्जा को हम दूरस्थ स्थानों तक ले जाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, क्योंकि पावर हाउस में जो धारा उत्पन्न होती है प्रत्यावर्ती, उसकी प्रबलता जो बहुत अधिक होती है। इस धारा को हम एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाएं तो बहुत अधिक लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, फिर घरों में पहुंचाने के लिए पुनः ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घरों में बिजली सप्लाई कर देते हैं। तो जो उपकेंद्र होते हैं वहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उच्च वोल्टा की धारा को हम निम्न वोल्टा की धारा बदल देते हैं, और उसके पश्चात अपेक्षाकृत मोटे तारों की सहायता से निम्न वोल्टा की धारा घरों में या कारखानों में सप्लाई की जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। अपचाई ट्रांसफार्मर एसी वोल्टा को घटाता है, उच्चाई एसी वोल्टा को बढ़ाता है। अपचाई की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है, इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। यह धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, यह धारा की प्रबलता को घटाता है। इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें प्रश्न बनता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, और इसके प्रकार लिखिए, साथ ही इसकी बनावट पूछ सकते हैं, और इसका चित्र भी पूछते हैं, संकेत, कार्यविधि के साथ इसका सिद्धांत। और एक अलग से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ट्रांसफार्मर होने वाली ऊर्जा क्षय को कौन कौन सी ऊर्जा क्षय होती है, किस प्रकार से ऊर्जा क्षय होती है, और कैसे उन्हें हम कम कर सकते हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर के जो 2 प्रकार हैं उनमें क्या अंतर है। तो आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसको आप ध्यान से देखें और इसका लाभ ज़रूर लें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।